नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूक्रेन पर रूस के हमले को 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। सड़कों पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। कीव के प्रशासन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों से न निकलें। वहीं अब यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमला तेज कर दिया है। कीव एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले आज कोनोटॉप में रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके किए थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि खार्किव एयरपोर्ट पर भी रूस हमला कर सकता है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुझे हथियार चाहिए, न कि सवारी। दरअसल आज अमेरिकी वायुसेना के 3 विमान रोमानिया हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते देखे गए। इन विमानों ने 3 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी। इसमें एक पोलैंड हवाई क्षेत्र में ईंधन भरने वाला विमान है। बताया जा रहा है कि ये विमान रेस्क्यू के लिए अमेरिका की ओर से भेजा गया है। रूस यूक्रेन जंग में क्लेम और काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि 3 दिनों के युद्ध में उनके 137 हीरोज ने जान गंवाई है। इसमें 10 सैन्य अधिकारी हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इधर यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूस के कम से कम 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर और 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से अभी पुतिन को 2 ऑप्शन है। आज नहीं तो कल पुतिन को कह सकता है कि ठीक है, जो कुछ हमने चाहते थे हुआ है, ठीक है, और मैं अभी विक्ट्री डिक्लेयर करता हूँ और बस ये ऑप्शन है। दूसरे है और आगे जाके कीव कैपिटल सिटी को ऑक्यूपाई करना और सेलेंसी को के लिए ढूंढना है। उनको कैप्चर कर सकते हैं और कुछ हो सकता है। सेलेंसी को रिप्लेस, वो डिकैपिटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी। लेकिन मेरा इच्छा है कि वो वो करेगा नहीं, क्योंकि और लोग मरेगा। और तीसरी बात है कि अभी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम लीथल वेपन्स भेजेंगे ना। इसके थोड़ी मतलब नहीं है, क्योंकि रशिया तो एक एलिफेंट है, यूक्रेन तो एक शीप है, छोटा। जितना आप आर्म्स देते हैं शीप को, लेकिन एलिफेंट तो एलिफेंट है, कोई फायदा नहीं है और लोग मरेगा, क्या फायदा है। तो मेरा इच्छा है कि 1-2 दिन में समाप्त होना है। सर, इमरान खान की पुतिन के साथ मुलाकात हुई है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत सरकार की रणनीतिक विफलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं मजबूर नहीं है। रेजोल्यूशन कल हुआ था यूएनएससी में और उसमें रशिया ने वीटो कर दिया इस रेजोल्यूशन को। ये सबको पता था कि ये वीटो होगा ही होगा और भारत ने एब्सटेन किया है। भारत बहुत डिप्लोमेटिकली हर चीज को देख रहा है और बहुत डिप्लोमेटिकली हर चाल चल रहा है और बहुत अच्छी बात है कि भारत इस प्रकार का स्टैंड ले रहा है, क्योंकि नॉन अलाइंड ये हमारी पॉलिसी रही है। यूएन ने कहा कि रशियन ट्रूप्स को कि आप बैरक्स में रहे। यूएन को सिर्फ लिप सर्विस करना आता है। यूएन ने क्या क्या किया इस मसले को सुलझाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। अब जब युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तब जाकर ये लोग थोड़ा बहुत कुछ बोल रहे हैं, अपना सिर ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, ये मसला बातचीत से सुलझाया जाएगा, मगर बातचीत किस बेसिस पर होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया तो मानने वालों में से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर नेटो ज्वाइन किया तो रशिया
फुल फ्लेजेड अटैक करेगा। लेकिन ये जो फिलहाल जो भी चल रहा है सिनारियो है वो फुल फ्लेजेड अटैक नहीं है रशिया का। रशिया छोटे छोटे पॉकेट्स पर अटैक कर रहा है और आखिर उसका टारगेट कीव है। अगर फुल फ्लेजेड अटैक होता तो सिनारियो कुछ अलग होता। यूक्रेन ने अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद नाटो फोर्सेस हमारी मदद पे आएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही पहले क्रीमिया के केस में हुआ था। नाटो ने सिर्फ जो है बयानबाजी करी और उसकी मदद को नहीं आया, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं था। रशिया ने एक तरह से जो अपनी बफर स्टेट थी उसमें नाटो का दखलंदाजी रोक दी है और पूरी तरह से उसको कब्जा कर लिया है। हमारे लिए कई मुद्दे हैं, जैसे कि इसके कारण तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भारत में पहले ही आसमान छू रहे हैं, तो भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है जो वहाँ फंसे हुए 25,000 भारतीय हैं, जिसमें से 2-4 हज़ार ही वापस आए हैं। सिर्फ एक फ़्लाइट ही लैंड कर पाई और उसमें हम कहीं ना कहीं चूक गए, थोड़ा लेट हुए। अब वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जो फंसे हुए हैं, पंजाब से भी तकरीबन 65 स्टूडेंट हैं, उनको वापस लाने का एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारी एम्बेसियाँ वहाँ उनको कह रही हैं कि बॉर्डर पार कर लीजिए। इन हालात में वहाँ पे बॉर्डर पार करना बड़ा ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि बमबारी कहीं भी हो रही है। इस हालात में उनको दूसरे कंट्री में घुसना और भी एक बेहद जटिल काम है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार जो रह गए हैं, उन्हें प्रायोरिटी पे बाहर निकाला जाए ताकि वो सकुशल अपने वतन लौट सके। और इसी गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊँगा। संजीव कौशिक जी, 25 मिनट की बात पर हम 50 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, और इमरान खान 50 घंटे से मास्को में है, और 25 मिनट के वीडियो को देख के हम पाकिस्तान को नकार रहे हैं। क्या लगता है, सरकारी एजेंसी ने भी पूछ लिया कि क्या ये कूटनीतिक विफलता है या क्या है? आप ज़्यादा रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये प्रश्न है अभी केवल। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान को अफगानिस्तान में जब दुनिया नहीं रोक पाई तो रूस को कौन रोक पाएगा। हमारी स्थिति यह है, हम भारत की बात कर ले तो हमारी स्थिति यह है कि भारत में तो हम विश्व गुरु हैं, लेकिन क्या पड़ोसी भी हमें विश्व गुरु मानने को तैयार है? क्या हमारी हैसियत इतनी भी बड़ी हुई है? क्या हम जो कह रहे हैं हमारी बातों में कितना दम है? क्या पिछले कुछ वर्षों में जब आप देखेंगे तो भारत सरकार की जिस तरह की नीतियां रही हैं, इसके वजह से बड़ी बड़ी बातें तो की गई है, लेकिन शाख प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं वो दाव पर लगी हुई है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जो हालात है उसके बारे में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है आज के वक्त? हमारे जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, हमारी जो भूमिकाएं हैं, क्या वो वाकई एक वैश्विक पटल पे इतनी मजबूत है कि हम यदि कुछ चाहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी? रूस के हमले से आज के वक्त में यूक्रेन जितना घायल नहीं हुआ है, उससे ज्यादा घायल तो वो अमेरिका की दोगली नीतियों से हुआ है। वो अमेरिका ने जिस तरह से उसको कदम आगे बढ़ाने की बात की और जिस तरह से दोहरी नीतियों के बीच में यूक्रेन को फंसा दिया, सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तो उनके लिए आ रही है। और आज यदि वो आर्थिक प्रतिबंध की बात करते हैं या फिर ये कहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी बातें कि जबरन किसी देश पे आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि अमेरिका अब इस बात की नसीहत कब्जा करने नहीं होनी चाहिए। जो खुद लोगों ने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों पर कब्जा करके वहां पे कठपुतली शासन स्थापित करने की कोशिश की और सफलता भी पाई उसमें। तो सवाल ये है कि क्या भारत की जो भूमिकाएं हैं वो इतनी तटस्थ भूमिका है, भारत इसमें कुछ करने लायक है, या अपने लोगों के प्रति चिंता है, या बीच में लगातार जो आप बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति से जिस तरह की चर्चाएं हुई उसमें भारत ने बना ली या पाकिस्तान ने बना ली, ये महत्वपूर्ण विषय तो है। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, कम से कम हम अपने ही लोगों की चिंता करने ज्यादा बेहतर है। जब इतने दिनों से चर्चा लगातार हो रही है, हमारे छात्र वहां पे इतने भारी मात्रा में फंसे हुए हैं, टीवी वाले को जानकारी है, टीवी पे लगातार चर्चा हो रही है, पिछले 2 महीनों से चर्चा हो रही है इसके बारे में, या उससे भी पहले से हो रही है चर्चा।
लेकिन सरकार कहाँ सोई हुई थी? इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तमाम तरह के उन गलियारों का इस्तेमाल करने की बात कर रही है कि आप वहां तक जाइए, झंडा लगाइए, फिर वहां से हम आपको निकालने की कोशिश करेंगे। पहले शुरुआती दौर में ये बातें सामने आई कि नहीं, जो लोग हैं वो लोग अपने पैसे से जिस तरह से अफरा तफरी के माहौल में एक अत्यधिक राशि खर्च करके वहां से वापस आने की बात हुई। तो ये तमाम तरह की बातें दिखाती है कि भारत किस तरह के ऊहापोह में फंसा हुआ है। आगे आने वाले देखिए क्या दिखाई देता है, और ठीक, सारी चीजें स्पष्ट होती बिल्कुल। हुई दिखाई देती है। अनिल गौड़ जी, सवाल करना हमारा धर्म है, जिज्ञासा होती है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन आप बेहतर समझते हैं रक्षा के मामले में। तो पाकिस्तान में बैठे हैं इमरान खान, और पूरी दुनिया को पता है कि कोरिया और पाकिस्तान एक ऐसे दो मुल्क हैं कि पैसा दो और कुछ भी करवा लो। तो क्या अगर आर्थिक मदद के भरोसे कहीं ना कहीं अगर बैठा रखा है इमरान खान को मास्को में पुतिन ने, तो उन्हें पता है कि ये आर्मी ऐसी है 6-7 लाख बड़ी, उनकी भी अपनी एक तादाद है पाकिस्तानी आर्मी की, कि जिसको कहीं भी डाइवर्ट किया जा सकता है सिर्फ मदद देने से। और दूसरी तरफ हमारे जो छात्र हैं वो 36 किलोमीटर पैदल चल के -5 डिग्री टेम्परेचर में पोलैंड पहुंच रहे हैं। तो क्या, और तीसरी बात ये, जेलेंस्की ने अपने आप का जो हीरो का एक मर्तबा है उसको कायम रखा है। जो अभी 11:30 बजे वीडियो आया है, उसने कहा कि हमें हथियार चाहिए, हम यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे, कीव नहीं छोड़ेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? मेरे सवाल थे सिर्फ, लेकिन आप उनको सहज कर दीजिए। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं लेता हूं जो जेलेंस्की का बयान आ रहा है और मदद मांग रहा है, इसके साथ ही अमेरिकन जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने भाई साहब आपको हम इवैक्यूएट कर लेते हैं वहां से, आप इवैक्यूएशन की तैयारी करिए, क्योंकि उनको पता है, उनके पास जो इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि जेलेंस्की के दिन बड़े और कम है, दिन क्या वो घंटे बहुत कम है वहां पे, और वो नहीं चाहते कि इसको रशियन फोर्सेस इसको मार दे या उसको कैप्चर कर ले। तो ये तो है असलियत। अब आ गई दूसरी बात कि हमारे स्टूडेंट जो वहां पे हैं, देखिए मैं आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी बार बार ये कहता रहा हूं कि हमारे पब्लिक जो है वो एकदम धैर्य खो बैठती है, और मैंने बहुत अफसोस की बात होती है कि उनके माँ बाप यहाँ पे वो कोई, मैंने पिछले जो एक चैनल में देखा जी, वो वहां पे एम्बेसी के, हमारे जो होम मिनिस्ट्री के आगे या दिल्ली के अंदर उधर जाके वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को लाओ। भाई ऐसी स्थिति बन गई है। हिंदुस्तान ने आज तक सबसे बड़ा एयरलिफ्ट किया था जब ये अपना मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ था, वहां से कितने लोग उन्होंने एयरलिफ्ट किए, और उसके अंदर अपने ही नहीं, साथ में अमेरिकन और दूसरे भी एयरलिफ्ट किए। ये नहीं है कि हिंदुस्तान किसी को छोड़ के आएगा, पर आप अपना धैर्य तो ना खोइए। आपके बच्चों का मैंने देखा, कई बच्चों के वीडियो देखे हैं, वो ज्यादा जो है माँ बाप से ज्यादा वहां धैर्य रख के बैठे हैं, करेज रख के बैठे हैं, पर यहाँ माँ बाप तो बिल्कुल हाथ पैर ऐसे मारते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये होगी दूसरी बात। अब बात यह है कि अगर आपको जो है ये जो बच्चे हैं अब वहां पे फंस के हैं, टाइम लगेगा। देखिए 20,000 बच्चे निकालना कोई आसान काम नहीं है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 400 भी अगर एक जहाज में आते हैं तो कितने जहाज थे आपको वहाँ एयरलिफ्ट, जिस हिसाब से वो बर्लिन एयरलिफ्ट चला था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, उस हिसाब से आपको चाहिए हवाई जहाज। तो वहाँ पे जो एयरस्पेस है वो तो वैसे ही तीसरा सवाल मेरा ये था कि इमरान खान को वहाँ बैठा रखा है, पुतिन इतने बिजी हैं उसके बाद भी बैठा रखा है वहाँ पे इमरान खान का। अब मैं आपको एक बड़ी साफ और बात बताता हूँ कि इमरान खान वहाँ गया है उनसे पैसे मांगने के लिए और उनसे मदद मांगने के लिए अपने लिए। वो वहाँ पे रशिया उसकी मदद पाकिस्तान की नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का उसको पता है कि फौज कितनी है और क्या है और कैसी है। ठीक है, उसको चाहिए अपनी मदद, क्योंकि आज आपको पता है कि FATF में वो ग्रे लिस्ट में बैठा है, IMF वगैरह से उसको पैसा नहीं मिल रहा, चीन से उसने जितना पैसा लेना था ले लिया। चीन अब एक ही तरीका रह गया कि वो सारा का सारा पाकिस्तान चीन का 5th प्रोविंस बन जाए और फिर पाकिस्तान को चीन डायरेक्टली उसको अपने बजट के अंदर से पैसा लेना शुरू करे। इतना पैसा वो ले चुका है, सऊदी अरेबिया से ले चुका है, सब जो देश है जहां का भी है उसने उधर अपना वो कटोरा डाला, उसको सारी पैसे दे दो।
तो ये जो गया है वहां पे, ये सिर्फ अपने लिए गया है। आपसे ये अटकलें जो है, और फिर तो देखिए ये जो सारी चीज हुई है, ये जब ये ओलंपिक में जब बाकी डिप्लोमेट ने बाइकआउट किया था, वहां पे इमरान खान और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने इन्विटेशन दिया। उसने कहा हाँ जी ठीक है, तो चाहता था कि कोई दिलवा ले मेरे को। आज पाकिस्तान को कौन सा मुल्क बुलाता है, तो उसने तो उसको पकड़ा कि अपने वहां पे अपनी स्थिति खराब हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उनके आगे मैं दिखाऊंगा कि हाँ जी मैं तो उधर रशिया के साथ पुतिन के साथ बैठ के आया हूँ, उनके साथ मैंने अब आगे इधर यहाँ ढींगे मारेंगे कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने डिस्कशन की है। तो ये बात है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर इसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसके अंदर जिस हिसाब से हम अपने हाइट पे बैठ जाते हैं, वो मिल गया उसके साथ, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रशिया को पता है, पुतिन को पता है हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, और हिंदुस्तान को पता है पुतिन कहाँ खड़ा है। ठीक है। तो उसमें जो है कोई दरार नहीं है कोई इसमें। नहीं, लेकिन क्या होता है, जिस पे विश्वास होता है उससे तो ठीक है, दूरी ठीक लगती है, लेकिन जिस पे विश्वास नहीं होता उसको थोड़ा सा निगरानी में रखा जाता है ऐसे समय में, जब क्रूशियल पीरियड होता है। वो तो निगरानी तो उसके ऊपर है। आप देखिए आज इमरान खान की स्थिति ये है, उसको ये नहीं पता कि जब वो मॉस्को से आता है क्या वो वापस कुर्सी पे बैठ सकेगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कि नहीं। लेकिन वो जाने के पीछे भी सेना की मंशा है, नहीं इमरान खान की यात्रा हो नहीं पाती इस तरह से। अगर सेना, ये मैंने बताया ना, ये ओलंपिक्स के टाइम ही जो है जो मुलाकात हुई है उनकी उसमें, और उसी ने उसको इन्विटेशन दिया कि अच्छा जी आप आइए मिलने के लिए। अब ये बीच में जो है ये यूक्रेन का मसला उठ गया है, तो इसको तो वैसे नहीं जाना चाहिए था। तो पर इसने कहा कि नहीं ठीक है, मुलाकात जब है मैं जरा अपनी ठीक कर लूंगा पॉलिटिकली घर के अंदर, तो उसके लिए चले गए। तो इसमें मेरे को लगता नहीं हमें कोई ज्यादा इसका कोई लेकिन सिक्के के दोनों पक्षों को देखना पड़ता है, सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। मैं आऊंगा आपके पास, सर्वेश्वर पाठक जी, क्या दुनिया नए सप्ताह में पूरी दुनिया 3 नए राष्ट्रपति देखेगी, 2 नए देश देखेगी, LPR और DPR, या एक अंधे मोड़ की ओर दुनिया बढ़ जाएगी? क्या लग रहा है नया सप्ताह जब आएगा? देखिए, अंधे मोड़ की ओर तो दुनिया नहीं बढ़ेगी। रसिया का प्लान पूरा फुल प्रूफ है। वो अगले 2 से 3 दिनों में उनको जो करना है यूक्रेन में वो कर लेंगे, क्योंकि वो लड़ाई ज्यादा दिन खींच नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास इतना बल नहीं है। अब देखिए, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि हमें राइड नहीं चाहिए, हमें एम्यूनिशन दो, हमें हथियार दो। और जो इंडिया का भी रुख है वो अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो पहले ये अटकलें थी कि नाटो फोर्सेस आ जाएंगे, ये आएंगे, वो सब अटकलों का दौर कब का खत्म हो गया। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नाटो फोर्सेस चाहे कोई भी, हाँ अगर कोई देश, जैसे यूके ने भी कहा कि हम लीथल हथियार जो भी मतलब जितने भी होंगे हम भेजेंगे, लेकिन वो कहाँ है क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। और रशियन फोर्सेस कीव तक पहुंच चुकी है। तो आप रशियन फोर्सेस और उनका कैपेबिलिटी देखिए कि कितना है, और यूक्रेन फोर्सेस और उसकी कैपेबिलिटी देखिए। भले यूक्रेन के राष्ट्रपति डटे हैं और कह रहे हैं कि हम अंत समय तक लड़ते रहेंगे, अपने देश को बचाएंगे और अपने आदमियों को बचाएंगे, लेकिन जो दूसरी पहलू है, जैसे इंडिया का स्टैंड क्या है, बाकी के देशों का स्टैंड क्या है, तो इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्टैंड रख रहा है। जो भारत के शीर्ष नेतृत्व है वो एवरी मतलब मिनट डिटेल्स पे को देख रहे हैं और उस पे अपना कदम रख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगले 2 से 3 दिनों में भी रशिया इसे एक निर्णायक मोड़ पे लेके आ जाएगा। ठीक है संजीव जी, क्या लग रहा है अगला जो नया सप्ताह शुरू होगा, दुनिया को 3 नए राष्ट्रपति, यूक्रेन, LPR लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और DPR डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, 3 नए राष्ट्रपति और 2 नए देश मिल जाएंगे, या फिर कुछ और होगा, या नया मोड़ आएगा कुछ? देखिए, हम संभावनाओं से ही बात कर रहे हैं और संभावनाएं जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, निश्चित तौर पे परिस्थिति बनी है और
ये किसी भी देश के लिए है। लेकिन जो वर्तमान में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये युद्ध थमता हुआ नजर आ रहा है, ये लोगों की बात मानने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी की भी बात मानने को तैयार होगा। हमारे भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, रूस भी एक मित्र राष्ट्र का रहा है, लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों का या दो राष्ट्रों का अपना कोई व्यक्तिगत स्वहित नहीं होता है, राष्ट्रों का अपना अपना स्वहित होता है। तो वो अपने समझ के हिसाब से वो अपने कदम को बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। लेकिन जो रफ्तार दिखाई दे रही है उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि यूक्रेन लगातार वो लड़ता भी रहे तो भी वो मुझे लगता है कि रूस के सामने बहुत ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होने की स्थिति में नहीं रहेगा। जिस तरह से यूक्रेन को आगे इन भरोसे पर आगे बढ़ाने की बात हुई या कदम बढ़ाया था 2014 के बाद, जिस तरह से नाटो के लिए जमीन उपलब्ध करा करके उन्होंने जिस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, शायद वो मुझे लगता है कि अपने पैरों पर एक तरह से कुल्हाड़ी मारता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में ये स्थिति और भीषण मुझे दिखाई दे रही है बनती हुई, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला ऐसा संघर्ष नहीं है ये। क्योंकि जब एक कद्दावर राष्ट्र के सामने एक छोटा सा राष्ट्र यदि सामने खड़ा होता है तो बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहता है। और खास करके तब और जब कोई तटस्थ होकर के मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा ना हो। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी चिंताएं जो है वो बार बार हमारी चिंताएं अपने देश के उन छात्रों के प्रति या नागरिकों के प्रति है जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को और ज्यादा त्वरित गति से अब जो गलतियां हुई इस मामले में धीमी रही रफ्तार, वो रफ्तार रही। संख्या बहुत ज्यादा है, उन तमाम चीजों को छोड़ते हुए अपने लोगों की हितों की चर्चा होनी चाहिए। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही है उस पर निश्चित तौर पर सरकार की अपनी निगाहें हैं, देखते हैं। बिल्कुल अनिल जी, देखिए कभी कभी ये जो पूर्वाभास और पूर्वानुमान है कभी कभी बिल्कुल निराधार साबित होता है। दुनिया सोच नहीं रही थी कि इतना युद्ध हो जाएगा, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। और रोमानिया का जहाज गिरने के बाद भी वहाँ पर जो 3 फाइटर अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो चक्कर लगा रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अमेरिका कहीं स्टैंड करेगा आगे बढ़ के, या ऐसे ही सिर्फ देखता रहेगा, नाटो देखता रहेगा? बयान तो आ रहे हैं लेकिन अभी मदद नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए यूक्रेन को। चंद्रशेखर जी, ना नाटो और ना ही अमेरिका इसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। और अगर नाटो का मेंबर होता तो हाँ, अभी तक अमेरिका भी और नाटो मेंबर्स भी उसके अंदर सारे के सारे कूद गए होते और वो रशिया का मुकाबला कर रहे होते। पर क्योंकि वो नाटो मेंबर नहीं है इसलिए वो नहीं कर सकते। अब जो अमेरिका दिखा रहा है, अब उसने एक जो यूक्रेन को वो कहते हैं ना, एक लिंब के ऊपर, एक टानी के ऊपर, एक कोल्ड के ऊपर खड़ा कर दिया कि भैया अब आप ही अपने आप को बचा लो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थिति ऐसे बना ली। उन्होंने यही सोचा था कि हम जो थ्रेट दे रहे हैं, हम पुतिन को थ्रेट दे रहे हैं कि आप करोगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसके अंदर उनकी मिस कैलकुलेशन हो गई है। क्योंकि पुतिन ने अपना होमवर्क पूरा किया है। उसने पहले तो ये दोनों रीजन जो है उसको जो है उनको मान्यता दे दी। मान्यता देने के बाद उसने यूनाइटेड नेशन का ही जो है चार्टर जो है उसी का हवाला देते हुए उसके जो क्लॉज 51 और चार्टर 3 का हवाला देते हुए उसके बाद इन्होंने मदद मांगी, मैं चला गया। अब मेरे को ये बताइए, इसी हिसाब से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक 2022 तक यही करता है हर जगह। तो इससे पुतिन ने क्या गलत किया? अब असली जो है, देखिए असली मुद्दा जो है हम उसको भूल जाते। असली मुद्दा ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जर्मनी और रशिया की आपसी जो है तालमेल बने। क्योंकि देखिए नॉर्थ 2 जो पाइपलाइन है वो पूरी तैयार हो गई और वो कमिश्निंग के लिए तैयार है। अगर जब नॉर्थ 2 पाइपलाइन जब कमीशन हो जाएगी, जर्मनी के अंदर इतनी गैस आएगी रशिया से कि उनकी अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है लोगों की और उसकी इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी और रशिया के पास पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जब एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता बनेगा तो आपस में नेचुरली जो है वो कहते हैं ना, प्रेम और प्यार बढ़ता है। अमेरिका का डर यही है कि यूरोप जो है जिस हिसाब से उसने आज तक एक हवा बनाया हुआ है रशिया का, कि देखिए रशिया जो है खा जाएगा, रशिया जो है एग्रेसिव है, रशिया जो है वो नाजीज्म करता है, वो रशिया की सब लोगों को मार देगा और उसने इन सब से अपने जो है कीमती जहाज और कीमती जो सामान और कीमती जो आर्मर वगैरह सब कुछ खरीदवा के मार रखा हुआ है। अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री को उसने बढ़ावा दिया हुआ है इसी प्रेमाइस के ऊपर। वो खतरे में है।
क्योंकि जब ये गैस जो नॉर्थ 2 की जो गैस जर्मनी पहुंच जाएगी, तब आप देखिएगा यूरोप के अंदर एक खुशहाली हो जाएगी। उससे बाकी जो गैस है वो ऑलरेडी 78% जो है वो आ रही है रशिया से। और अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका चाहता है कि भाई इनकी जो है यूरोप की स्थिति जो है और रशिया के जो आपस में रिश्ता है वो ना बने। ठीक और उसका डर यही है, और उसी के लिए उसने यूक्रेन को उकसाया और बार बार कहता है। आप देखिए, अगर आप ध्यान देखिए, क्योंकि आप तो ये बड़ा देर से कवर कर रहे हैं इसको, कि आप ले लीजिए दिसंबर, मैं कहूँगा आप सितंबर से ले लीजिए, किस हिसाब से अमेरिका के बयान आते रहे हैं। और अब जब असलियत आई है तो ये कुछ नहीं कर सके। और आज भी अगर इनके जहाज उड़ रहे हैं वो सिर्फ वही नेटो के अंदर ही उड़ रहे हैं। वो जो नो फ्लाई जोन जो रशिया ने बनाया है, क्योंकि आपको पता है वहां पे रशिया ने S-500 डिप्लॉय किया है। वो S-400 जो हिंदुस्तान को भी ले रहे हैं, उससे भी बढ़िया है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। और अमेरिका को पता है ये S-400। बिल्कुल, मैं अनिल जी आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। अनिल जी देखिए, अमेरिका को तो ये लगता है कि हर जगह उनका एक कहीं वो इमरान खान चाहिए, उन्हें कहीं टोनी ब्लेयर चाहिए, कहीं ना कहीं उनको एक एक आदमी अपना ऐसा चाहिए कि जो उनकी जी हजूरी करता रहे। लेकिन दूसरी तरफ अन्य देशों का भी अपना वर्चस्व है और शायद अब इस बार कहीं ना कहीं पगड़ी खुलने लगी है अमेरिका की सार्वजनिक मंच पर। पगड़ी खुलने नहीं लगी, पगड़ी खुल गई है, क्योंकि अब दुनिया में सबको पता लग गया है कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, किस हिसाब से सब मैनिपुलेशन करता है और लोगों को जो है बेवकूफ बना के वो अपना जो है हित देखता है और सिर्फ अपना ही एक हित देखता है। उसको कोई नहीं पड़ा कि कहाँ डेमोक्रेसी है, उधर के लोगों का क्या हाल है। अगर आप देखें, मैं आपके चैनल पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये लिस्ट है मेरे पास में, ये इतनी बड़ी लिस्ट है जो अमेरिका ने जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सारी दुनिया के अंदर कौन से उसने जाके जो है देश जो है उसके अंदर क्या क्या किया और सत्ता पलट किया है। ये लिस्ट अमेरिका की है, रशिया की है। रशिया ने आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी देश के ऊपर कोई वार नहीं किया। जब गॉर्बाचोव ने ग्लास्नोस्ट लाया, ये जितने देश हैं ये 15 के 15 ये रशिया उसके थे, रशिया का कब्जा था इनके ऊपर, उनको छोड़ दिया। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने उनको सबको नेटो में मिलाना शुरू कर दिया। और जब रशिया कहता रहा भाई मत मिलाओ, मेरी सिक्योरिटी का आप ध्यान दो, अमेरिका उसको देखकर क्या कहते हैं अनदेखी करता रहा। क्यों? क्योंकि रशिया अमेरिका उससे ज्यादा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पर आज स्थिति बदल गई है। आज रशिया जो है उसके पास आप देखिए $600 बिलियन से ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है और वो रशिया नहीं है। इसीलिए पुतिन ने जो कहा है, पुतिन की बात, क्योंकि मैं तो पहली बार मैंने पुतिन को जो टेलीवाइज एड्रेस देखा और उसके अंदर जिस हिसाब से इसने अंदाज में बोला और उस एक दो से पूरी दुनिया को एक दो चीज समझा दी कि अगर कोई भी मुल्क इसके अंदर दखल अंदाजी देगा तो उसकी रिटेलिएशन इतनी स्विफ्ट होगी कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अब टेलीवाइज एड्रेस में सारी दुनिया को कहना। ठीक है। और अमेरिका चुप रहा, अमेरिका कुछ नहीं कह सका उसके आगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर पुतिन अपनी वॉर मशीनरी अमेरिका के ऊपर अनलीश करेगा, हो सकता है कि ये जितनी इसकी फ्लीट है अभी वहां पे ब्लैक सी के पास जा रही है या दूसरी जगह है, उसका वो पूरी की पूरी जो है वो सिंक करा देगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास आ गई है। ठीक है, ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई है। अमेरिका भी उसके अंदर अभी उसके बहुत पीछे है उनसे। जी, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, दूर के दमदार रिश्तेदार के बल पर पास के पड़ोसी से बैर नहीं पालना चाहिए और पड़ोसी को तो कम से कम हक में रखना चाहिए। हमेशा पड़ोसी ही सबसे पहले आता है अगर कुछ बात होती है तो। ये तो पूरी दुनिया की कहावत है, गांव से लेके और दुनिया तक। लेकिन यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आई कि जो दूर का पड़ोसी, जो दूर का दमदार रिश्तेदार है, वो पूरी दुनिया में छद्म युद्ध फैलाता रहा है और छद्म युद्ध करवाता रहा है। और जो लिस्ट अनिल गौड़ जी बता रहे थे वो एक ऐसा सबूत है जो सबके सामने है। तो क्या आज
यूक्रेन जेलेंस्की जो बता रहे हैं, कह रहे हैं हम लड़ेंगे, अड़ेंगे, बढ़ेंगे, डटे रहेंगे, इसके मायने क्या हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, जेलेंस्की जो भी बोले वो हार चुके हैं लड़ाई। यूक्रेन उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, जब उनके इतने फोर्सेस और इतने लोग मारे जा रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगा दी है और उन्होंने अपने आप को उस हाल पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं रहूं ना रहूं, एक ये मैसेज तो जाएगा कि हम अपने देश के साथ तटस्थ खड़े हैं, देश छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि हाँ दूर के मतलब लोगों से उन्होंने संबंध बनाया, देखिए नाटो का गठन ही किया गया था जब जो यूएसएसआर था उसको मतलब ये तबाह करने के लिए, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया तो जो राष्ट्र बने, जो 15-16 राष्ट्र बने, धीरे धीरे अमेरिका उसको नाटो में शामिल करने लगा। और ये जेलेंस्की जब से आया, इससे पहले जो भी वहां पे सत्ता थी वो रशियन के अंडर मतलब प्रभाव में थी, लेकिन जेलेंस्की का जो था सत्ता वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के करीब आने लगा और वो बार बार बयान देने लगा। देखिए यूक्रेन का हमारा भारत के खिलाफ कितना हो रहा है, यूएन में इन्होंने लेकिन पहले यूलिया तमस्कोवा भी कह रही थी कि मैं तो 1 इंच जमीन नहीं लेने दूंगी पुतिन को, रूस को। पहले भी ये शुरू से बिगड़ा ही हुआ था डायमेंशन। देखिए डायमेंशन बिगड़ा हो, आज हम भारत वर्ष में है, हमें कहीं ना कहीं हमारे बंटवारे का जो दर्द है हमारे सीने में है कि नहीं है? हमें है ना कि जो हमारी पंजाब को काट के वो उधर ले गए, वो पूरा पंजाब हमारे में रहता, हम सिंध हमारे पे रहता, है कि नहीं है? तक्षशिला जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था वो पाकिस्तान में है और उनको उसका उन्होंने क्या हाल कर रखा है। तो वो जो दर्द था रसिया के मन में वो था, और पुतिन जब से राष्ट्रपति बने वो कहीं ना कहीं उसको समा के अपने अंदर समेटे हुए थे और वो उचित वक्त का इंतजार कर रहे थे। जब विघटन हुआ था तो जो रसिया था बहुत कमजोर हो गया था, धीरे धीरे उन्होंने 1991 से लेके आज 2022 है, सोचिए इतने दिनों में रसिया ने अपने आप को मजबूत किया, हर क्षेत्र में मजबूत किया, इकोनॉमिकली मजबूत किया, सामरिक दृष्टि से मजबूत किया और अपने आप को उस स्टेटस में लाया कि हाँ अब समय है कि ये जो हमारे जो अंग अलग हो गए थे इसको अपने अधिकार और प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहिए, जो कि यूएस और जो ये पश्चिमी देश हैं वो कभी नहीं चाह रहे थे। तो उस प्रभाव को बनाने के लिए रचना किया। आज हमारे भारतवर्ष को भी अगर मौका लगेगा तो हम नहीं पाकिस्तान तो कम से कम पीओ को लेने की भरपूर कोशिश करेंगे और उसके लिए पूरा देश तटस्थ खड़ा रहेगा। तो यूक्रेन के जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति थे उनको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अमेरिका और जो बाकी के पश्चिमी देश थे वो गिदरभपकी दे रहे थे रसिया को, और पुतिन के दिमाग को पढ़ पाना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है कि वो जैसे यूक्रेन के साथ वो स्थिति करने वाले हैं चूहे बिल्ली का, जैसे बिल्ली को बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, कभी पकड़ती है फिर छोड़ देती है, कभी पकड़ती है फिर छोड़ देती है, वही हालत वो यूक्रेन के साथ मतलब करने वाले करना चाहते हैं। अगर वो सही तरीके से मतलब उनके कब्जे में नहीं आ पाया, या मान लीजिए जैसे LPR DPR हो गया, उसके बाद कीव पे, अब देखिए जो कीव है रसिया का मेन अभी है कि कीव पे कैसे कब्जा किया जाए, उसके बाद बहुत स्थिति सुधर जाएगी। नहीं, हम पीओके कैसे लेंगे? वो कभी पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा था, अब एक हाथ में कभी रूस की गोद में बैठा है, एक हाथ में रूस एक हाथ में चीन। रूस की गोद में पाकिस्तान कभी भी नहीं बैठ सकता, रसिया उसको बैठा ही है जाके सर, सामने सामने बैठा है। अब वहां पे जाके बैठ गया है तो उसको जबरदस्ती भगा तो नहीं देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही घर में लड़ाई चल रही है और इमरान खान को बुला के बैठा रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी पुतिन से बात किया रहा, आपको हमको सबको याद होगा, आज से 1 या 1.5 महीना पहले सिर्फ 6 घंटे के लिए पुतिन इंडिया आए थे और ये संकट उस समय बरकरार ही था, बातचीत ही चल रही थी। आप उसका अंदाजा और मतलब भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। इतने बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति 6 से 7 घंटे के लिए हमारे देश का दौरा किया हो,
भले जो भी इकोनॉमिक डील हो या S-400 की डिलीवरी का हो या कुछ भी हो, तो इंडिया का जो, और इंडिया को भी रसिया पे डिपेंडेंस है। हमारे करीब 60% का जो हथियारों की आपूर्ति है वो रसिया से ही होती है। और रही बात, अभी देखिए सबको लग रहा था कि चाइना रसिया के साथ खड़ा हो जाएगा सामरिक शक्ति। चाइना भी अलग से स्टैंड दे रहा है कि नहीं? जो यूएन में हुआ वहां पे चाइना भी एब्सेंट रहा, यूएई एब्सेंट रहा, हम भी एब्सेंट रहे, इंडिया भी एब्सेंट रहा। तो पीए को लेने के वक्त अगर जरूरत होगी चाइना पाकिस्तान को, अरे सर कहाँ है पुतिन और शी जिनपिंग तो पार्टियां करते हैं, फोटो आते हैं उनके 5 सालों से। देखिए वो तो एक अलग बात है, आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति भी नॉर्थ कोरिया के उससे, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजीव जी ये जो संबंध है इनका जरा विश्लेषण आप भी कर दीजिए। सुन नहीं पाए हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की जिस तरह की रणनीति रही है, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की रणनीति लगातार ऐसे मजबूत रास्ते में जाके मार होने या बैठने की रणनीति रही है जिससे उसका प्रभाव बने। लेकिन लोग जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, और पाकिस्तान यदि बैठा हुआ है अभी रशिया के साथ तो इससे कोई मायने खास है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या है इस पूरे मसले में। हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत मजबूत और लगातार जो हम विश्व पटल पे ये सुनते चले आए हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे पिछले वर्षों से अपेक्षा उभरा है, तो उभरा है तो क्या इन चीजों के बीच में दखल अंदाजी भी रखता है? क्या उसका प्रभाव इतना है कि इतने बड़े मसले में भी अपनी भूमिकाएं हो सकती है? क्या मुझे वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो किसी की भी भूमिका इसमें नगण्य होती दिखाई दे रही है। जब अमेरिका जैसा राष्ट्र भी जिस तरह से यूक्रेन को आगे बढ़ा करके पीछे हाथ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने शुरुआती दौर में ही एक बात और की, जब तालिबान को अफगानिस्तान में बढ़ते हुए कदम को ये पूरी विश्व की बात न कर रही, पूरी दुनिया में नहीं रोक पाई, तो इसको कैसे रोकता? तो रशिया अपने कदम को बढ़ा चुका है। और रही बात भारत की रणनीति की, भारत की रणनीति हमेशा से वेतनवाद की रही है। हमने अफगानिस्तान के भी मामले में देखा था, और यह हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से वाच किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हमें अपने सामरिक दृष्टिकोण से या अपने लोगों के लिए जो चिंता होनी चाहिए वो चिंताएं है या नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ बड़े लोग ताकत निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का स्टेटमेंट क्या होगा, हिंदुस्तान की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं, सब जानते हैं कि इसमें बहुत सीमित प्रतिक्रियाओं के लिए कोई जगह बची हुई है, इसमें कुछ खास जगह बची नहीं है। इन परिस्थितियों में चीन भी अपने इस तरह के आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में वो भी जुटा हुआ है, जिस तरह से खबरें आ रही है। और लगातार चीन के रवैये जिस तरह से हिंदुस्तान आज के देश में परेशान रहा है, लाख हम कहते रहे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन चीन की विशेषताएं या उसकी जो रणनीति रही है, अपने विस्तारवादी जो नीतियां रही हैं, वो लगातार उस पर कदम बढ़ाते हुए हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम इस तरह की बातें जो हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है वो चिंता का विषय। महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने लोगों की चिंता कितनी कर पाते हैं। और इसमें किसी बड़े बड़े देशों की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दखलंदाजी कोई खास मायने नहीं रखता। हमें अपने लोगों की चिंता कितनी है ये बिल्कुल लेकिन अनिल गौड़ जी कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे स्थितियां फेवर में हो जाएंगी और सरकार को निश्चित रूप से चिंता रहेगी कि कैसे अपने छात्रों को निकालना है। अनिल जी क्या लगता है कोई ट्विस्ट आएगा या जो अब जो एक निर्धारित हो चुका है उसी पैटर्न पे ये लड़ाई बढ़ती रहेगी? आप कह रहे लड़ाई बढ़ती रहेगी, मेरे हिसाब से तो मैंने तो 12 से 24 घंटे दिए थे। अभी सुबह ही चैनल के ऊपर बात एक और हो रही थी, तो मैंने कहा 12 से 24 घंटे के अंदर ये सब तख्ता पलट हो जाएगा। ज़ेलेंस्की जो है या तो वहां से भाग जाएंगे या फिर वो वहीं अपने आप की शहादत दे देंगे। क्योंकि अमेरिका ने जब ये उनको ये एक ऑफर दे दी उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, तो इसका मतलब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि कितने घंटे तक ये जो रेजिस्टेंस है रहेगा वहां पे, आप उसको नकार नहीं सकते। ये ऐसे कभी भी अमेरिका ऐसे नहीं कहता किसी को। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, वही बात हुई। और उससे पहले भी जिस देश में अमेरिका किसी इनको सपोर्ट करता रहा और जहां उनका तख्ता पलट हुआ, अमेरिका ने उसी टाइम उस आदमी को निकाल लिया वहां से। तो ये मेरे हिसाब से 12 से 24 घंटे का खेल है।
उससे ज्यादा नहीं है। और उसके बाद में इसके अंदर जैसे ये सर्वेश्वर जी कह रहे थे, एक प्रो रशियन फिर वहां पे आएगा जो पहले था। ये जेलेंस्की ने कू करके वो आया है यहाँ पे, जो प्रो रशियन था पहले उसकी जगह आया और उसने रशियन लोगों के साथ, देखिए रशिया ने 8 लाख पासपोर्ट दिए हैं यूक्रेन के सिटीजन्स को, जो रशियन थे, एथनिक रशियन जो वहां रहते थे। यह मायने रखता है। जब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश आजाद कराया तब आप देखिए कितने 10 लाख के करीब बांग्लादेशी हमारे मुल्क में थे, शरणार्थी। तो ये क्या दर्शाता है कि उस आदमी ने कितना जुल्म ढाया है उसके ऊपर। और ये प्रेसिडेंट पुतिन ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को सबूत दिए हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स वगैरह सबूत दिए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। मेरे को लगता है अगर ये पकड़ा गया, अगर ये जेलेंस्की पकड़ा गया रशियन फोर्सेस के खिलाफ, रशियन फोर्सेस से, तो ये इसको वॉर क्राइम्स के लिए इसको ये खड़ा कर देंगे कटघरे में। ये सबसे बड़ी जो चिंता है वो अमेरिका को है, क्योंकि जब ये उधर होगा तो उसमें बेइज्जती अमेरिका की होनी है कि ऐसे आदमी को आप सपोर्ट करते हो। और यही अमेरिका की फितरत रही है। देखिए सदाम हुसैन को तब तक सपोर्ट करते रहे जब तक उनकी बात मानता रहा। जिस दिन उसने बात नहीं मानी, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक हिस्टीरिया बना के यूएन को भी अपने साथ लेके और उसके अटैक करके उसका सारा उसका खत्म कर दिया। वही गद्दाफी के साथ किया इन्होंने, वही ईरान में किया, वही अफगानिस्तान, जिस मुल्क में देखो आप अमेरिका ने यही किया है। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से 12 से 24 घंटे का खेल है, ज्यादा नहीं है। और जब ये होगा आप देखिए उसी वक्त पुतिन ने सीजफायर डिक्लेयर कर देना है, यूक्रेन का जो वहां से फोर्सेस अपनी विड्रॉ करने के लिए कह देना है उनको, और वहां पे एक स्थिति बन जाएगी डी फैक्टो जो है वो उनका प्रेसिडेंट, और साथ में जो 2 प्रोविंसेस ऑलरेडी जो मान लिए, ये यूक्रेन के 3 जो है यहाँ पे नेशन, 2 नेशन और 3 नए राष्ट्रपति जो होगा वो इन्फ्लुएंस उसका होगा रशिया का। 2 नए राष्ट्र और 3 नए राष्ट्रपति दुनिया को मिल जाएंगे। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, 2 नए राष्ट्र और 3 नए राष्ट्रपति। जी हाँ, जैसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, तो यही होने वाला है। उन्होंने, जैसे मैंने भी बोला कि मैं बहुत आपके भी डिबेट पे कहा था कि ये रसिया कोई टेस्ट मैच या वनडे नहीं खेल रहा है, ये T20 मैच खेल रहा है रसिया। वो जैसे कीव की ओर उन्होंने पूरे स्ट्रेटेजिकली कहां से आना है वो पूरा प्री प्लान किया था इतने दिनों से, और उसी वे में पूरी स्ट्रेटेजिकली वो बढ़ा है। और जैसा सर ने बोला है कि अगले 12 से 24 घंटे में वो कीव पे कब्जा कर लेंगे रसिया, और फिर स्थिति डिफरेंट आ जाएगी। और क्योंकि उन्होंने 2 राष्ट्र को तो पहले ही उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और मान्यता दे दी है। और फिर जो ये जेलेंस्की अगर मान लीजिए पकड़ा जाता है या ये वहां पे अपनी बलिदान दे देता है अपने देश को, ये भी दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, इतिहास में नाम अमर करने के लिए कि हाँ मैंने लास्ट मिनट तक लड़ा, और तो फिर वहां पे एक नया राष्ट्रपति, वो भी रसिया के जो रसिया के कंट्रोल, जैसे सर ने बताया, प्रो रशियन होगा, और वही स्थिति होगी तभी यूक्रेन का भी भला होगा। नहीं तो जो ये वेस्ट के चक्कर में आके जो इन्होंने इतना बड़ा मतलब समस्या झेल लिया यूक्रेन, वो मतलब नहीं झेलना पड़ता। ठीक है संजीव जी, 2 नए राष्ट्र, 3 नए राष्ट्रपति, लेकिन इसके बाद सेकंड चैप्टर में और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या अंदेशा है? संजीव जी का संपर्क हमारे संग कट गया है। सर्वेश्वर पाठक जी, और सेकंड चैप्टर में क्या क्या हो सकता है? देखिए सेकंड चैप्टर में रसिया का ये रहेगा कि उनके और भी जो सहयोगी देश हैं वो अगर नाटो के सदस्य नहीं है तो वो बनने नहीं देगा, क्योंकि रसिया अब ऐसी कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। और यूएस सारी दुनिया ने देख लिया कि यूएस और ये वेस्ट वाले आखिर इनकी क्या मतलब औकात है। दूसरी बात है कि वहां पे जो भी ट्रेड है, जो एनर्जी पे, या हम सोच रहे थे कि क्या एनर्जी के प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब रसिया इसके लिए कर रहा है। जो उनका आधिपत्य, जो रसिया चाह रहा है कि जो हमारे अंग कटे थे वो वापस रसिया में आ जाए, नहीं आ जाए तो प्रो रशियन गवर्नमेंट हो वहां पे।
और वहां पे ये जो नाटो का प्रभाव है वो नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए, उसका कुछ प्रभाव नहीं दिखे। चाहे मान लीजिए जैसे पोलैंड है, चाहे और भी है, अगर वो नाटो का मेंबर भी है तो उनको लग जाना चाहिए, और जो दूसरे नहीं है कि नाटो के मेंबर होने के बावजूद भी वो कुछ खास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर देश को, यूएस भी अभी बहुत ही डिफिकल्टी से गुजर रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन हाई है, वहाँ की समस्या अलग है, तो वो ये मतलब कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि किसी एक लड़ाई में वापस जा सके। जैसे कि अफगानिस्तान में उन्होंने विड्रॉ किया और पूरी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो रसिया का जो ये होगा कि अपना प्रभाव फिर से विश्व में वही महाशक्ति की स्थापित की, अमेरिका के समकक्ष और अमेरिका से भी ऊपर बनाने का, और वो स्थापित करने के लिए पुतिन बहुत ही बेकरार है। ठीक है अनिल गौड़ जी, यूएनएससी और नाटो सेकंड चैप्टर में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। दोनों की प्रासंगिकता कहीं नहीं दिखी, सिर्फ बयानों के अलावा। क्या लगता है नाटो किसी टूट की ओर बढ़ेगा, या नाटो में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? यूएनएससी तो जैसा है वैसा ही रहना है, लेकिन सेकंड चैप्टर में क्या क्या लगता है कि और क्या हो सकता है? सेकंड चैप्टर में ये होगा कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड अभी तक चल रही थी वो टूट जाएगी और मल्टीपोलर हो जाएगी। एक तरफ जो है चीन, रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो आप देखिएगा जैसे जैसे ये रशियन गैस उधर नॉर्थ की जो है, नॉर्थ की जो पाइपलाइन कमीशन हो जाएगी, उसके बाद में रशिया का जो रुख है वो इन देशों की तरफ होगा कि इनकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर रशिया का योगदान हो, ताकि जो ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे नाटो के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नाटो और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जो नाटो बनाया हुआ है उससे जो है ये अलग। क्योंकि आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने तो साफ कह दिया था कि देखिए नाटो जो है उसका खर्चा तो अमेरिका करता है, ये कोई देश ही करते, तो वो तो पहले ही नहीं तैयार थे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे अनिल जी, एक बात मुझे एक नया सवाल आया मन में कि ब्रिटेन तो खुद ब्रेग्जिट चल रहा था वहाँ पे, वो तो खुद ईयू से बाहर होना चाहता था, तो फिर ये ईयू में जाने की क्या होड़ मच रही है? अगर ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं जेलेंस्की समय आ गया है कि हम ईयू में आए, तो ईयू में आने की क्या होड़ मच रही है अगर खुद ब्रिटेन ही बाहर होना चाह रहा था तो? देखिए ब्रिटेन का मसला जो है वो अलग है। ब्रिटेन के अंदर मसला ये था कि ये जो यूरोपियन नेशन थे जो ये रशिया से टूटे थे, जैसे पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, लताविया, लिथुआनिया वगैरह सारे जो हैं, इनके लोग जो हैं ये ब्रिटेन में घुस रहे थे नौकरियों के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटेन को ये थी, और इस तरह इन्फ्लक्स आ रहा था उधर से कि वो ब्रिटेन के जो अपने लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। दूसरी प्रॉब्लम जो ब्रिटेन को हो रही है, जो असली प्रॉब्लम जो अभी तक ब्रिटेन आप देखेंगे थोड़े दिनों में सामने आ जाएगी, वो है इस्लामाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। वहाँ पे कई जो बोरोज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, खुद नाटो का जो हेडक्वार्टर जहाँ पे है बेल्जियम, वहाँ पे भी स्थितियां इस तरह की गंभीर हैं। नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे है जी ब्रिटेन में। वो उधर क्या है कि उन्होंने कई बरोज में शरिया इस्तेमाल कर दिया, वहां पे पुलिस को नहीं घुसने देते, और ब्रिटेन चुप है। ये उनको इतना अभी तक समझ नहीं आ रहा है इसको किस हिसाब से वो टैकल करें। और जो उनका अभी पीछे एक जो उनके एमपी थे, जो पत्रकार और एमपी थे, उसने बयान दिया तो उसके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो ये इस्लामोफोबिया वाला है। ये हालत है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन इसलिए चाहता था कि वहां से जो यूरोपियन नेशन थे वो अलग हो जाए, और जो ये इन्फ्लक्स है रिफ्यूजीज का वहां से वो बंद हो जाए। ऑलरेडी ये जो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम दूसरी प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो मेन क्रक्स था उसका। तो ये जो बाकी जो है, जो ऑलरेडी जो यूरोपियन नेशन है आपस में, अब इनको तो देखिए अगर ये इनके आपस में रहेंगे तो जैसे शेंगन वीजा लेते थे, तो शेंगन वीजा के साथ ये सारी कंट्रीज में घूम लेते हैं, तो अब ब्रिटेन अलग हो गया, तो अब आपको ब्रिटेन जाने के लिए अलग से वीजा लेना पड़ेगा। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये है कि ये जो अब नाटो जो बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया के खिलाफ। अब रशिया जो है वो ऑलरेडी आप देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार है जो रशियन फोर्सेस जो हैं ये
कहीं किसी के ऊपर अटैक किए। अब अगर अफगानिस्तान में ये कह सकते हैं कि भी अफगानिस्तान में भी गए थे वो, अफगानिस्तान में तब गए थे वो जब उधर भी तख्ता पलट किया था अमेरिका ने। नजीब उल को आपने नूर अहमद तारिकी को मार दिया था 1978 में, तब वो उन्होंने रूसी सेना ने जाके वहां हमला बोला। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये बेसिकली अब जो है नेटो का जो ये सारा संगठन बनाया हुआ है इन्होंने, अब उनको जब देखेंगे कि पुतिन का प्लान बड़ा क्लियर है मेरे हिसाब से। अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल सही हूँ। उसका प्लान यही है कि यूक्रेन का जो है हिस्सा, उसके अंदर जाके अपना प्रो रशियन जो है और प्रो जो रशियन एक प्रेसिडेंट बनेगा वहाँ पे। ये 3 मुल्क बन गए हैं और बाकी के जो मुल्क हैं जो रशियन ब्रेक हुए रहे हैं, वो सारे के सारे फिर रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएं, क्योंकि नेटो से वो हटके, क्योंकि उनको यही लगता है कि नेटो के अंदर रह के हमें जो है एड मिलेगी, हमें जो है वहाँ से कुछ जो इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी। वो अब इनको रियलाइज होगा कि अब इकोनॉमी अच्छी करने वाला रशिया और जर्मनी ही है, और यही डर है अमेरिका को। ये सारा यूरोप कंबाइंड हो जाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा, फिर मैं भी देखता रहूंगा अंदर की मैं क्या करूँ इधर। ये सबसे बड़ा डर है अमेरिका को, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जानी है जिसके अंदर अमेरिका एक तरफ होगा, चीन और रशिया एक इकट्ठे हो जाएंगे, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो उनका इन्फ्लुएंस जो है रशिया की तरफ रहेगा। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, यानी कि साफ साफ बिल्कुल बात जो अनिल जी कह रहे हैं, अब बात साफ है बिल्कुल कि मानवता तो सिसकती रहेगी कहीं गड्ढे में पड़ी, और दुनिया के बाजार की नई इबारत लिखी जाएगी। ये ठीक ऐसे ही है शायद। ये तो देखिए आधिपत्य जमाने की ही होड़ है। अमेरिका अपना आधिपत्य जमाने के लिए उधर इराक और कुवैत और यहाँ पे सब कुछ किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में तो गया ओसामा बिन लादेन को मारने, और इतने सालों मतलब दो डिकेड बैठा रहा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई। तो वो जो आधिपत्य, जैसे सर ने बोला कि यूनिपोलर था, पहले अमेरिका रही, अमेरिका उसी की तुति बोलती थी, अब वो नहीं रहेगा। रसिया मतलब भले यूएसएसआर जो था पहले वो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे उसके पॉकेट्स जो हैं वो उनके प्रभाव में आएंगे, और फिर इनका एक अलग प्रभाव बनेगा विश्व में, और एक अलग शक्ति का उदय जो कह लीजिए वो होगा। केवल अमेरिकी प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाएगी, और उसमें हम अपने भारत देश को भी मतलब अलग नहीं कर सकते। हमारा भारत देश भी एक अलग शक्ति बन के उभरेगा आने वाले दिनों में। लेकिन हम जो हमारे मूल्य हैं उनमें सिद्धांत प्रभावशाली हैं, उनमें अभी कमर्शलाइजेशन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है दुनिया के, अगर दुनिया के परिदृश्य में देखें तो। देखिए दुनिया के परिदृश्य में देखें तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी पहले क्या थी, अब क्या है, तो हर चीज का मतलब एक समय होता है। और अब जो पॉलिसी है हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी और जो हमारी इकोनॉमी, अब देखिए पहले हम खरीदने के लिए हथियार बाहर के देश में है, हम रसिया से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू से करते आए हैं, लेकिन बाकी का खरीदते। अब देखिए कि हम अपने यहाँ हमारे जो करंट जो गवर्नमेंट है और मोदी जी अपने यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। अभी के बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और उसमें जो नए नए प्राइवेट कंपनियां जो भारत की है वो उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और अभी देखिए ना आप, हम ब्रह्मोस जो हमारा सुपरसोनिक विमान है जो रसिया के साथ कोलैबोरेशन में बना है, हम उसको बाहर बेच रहे हैं। इवन तेजस के लिए भी हमने कहीं पे वो किया था। तो जो एक वो प्रभाव है चाइना का था, वो अब धीरे धीरे हमारे इंडिया का भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। सर्वेश्वर पाठक जी, अनिल गौड़ जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। और ये सब जो दिख रहा है विद्रूप छद्म युद्ध, इसका सार ये है कि चाहे मॉब लिंचिंग हो तो किसी शहर में किसी एक आदमी को भीड़ घेर कर मार देगी, और अगर दुनिया को देखें तो दुनिया में कोई देश जिसकी लाठी मजबूत होगी वो किसी दूसरे देश को घेर कर मार देगा। और जो मूल बात निकल कर सामने आएगी वो ये कि बाजार रोज अपनी नई कहानी लिखेगा और मानवता वहीं पड़ी सिसकती रहेगी जहां सदियों से सिसक रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।